हेलो हेलो, हाँ हाँ ठीक है। कैसे हैं आप लोग? तो इसमें ये बताइए कि कितने लोग आईएएस में तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर है, या कुछ लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं? आईएएस वाले कितने लोग हैं? अच्छा, पीसीएस वाले कितने लोग हैं? तो बहुमत पीसीएस के साथ ज़्यादा है। तो 26 मई को एग्ज़ाम कितने लोग देने वाले हैं? तो तैयारी आप लोग की किस तरह से चल रही है इस समय? कैसे तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं, कुछ स्पेशली आप बताइए, क्या कर रहे हैं इस समय? सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस है कि पूरा सब्जेक्ट हमने तैयार कर लिया है, तो एग्ज़ाम देने कंडीशन में है। और कितने लोग, जैसे अभी 17 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला था तब देने वाले थे, अब जुलाई आ गया तो कहा कि अब तो हम भी देंगे। कितने लोग हैं? मतलब कि अधिकतर लोग हैं, मतलब कि जुलाई में पेपर चला गया है। तो इस समय देखिए क्या है कि सबसे खास बात यह है कि अभी देखिए होली की छुट्टियां वगैरह हो जाएंगी, और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि करें क्या, मेंस की तैयारी करें कि प्री की तैयारी करें, क्या तैयारी करें। और खासकर कई लोग सोचते होंगे पांचवा छठा पेपर तैयारी करें या एससी की तैयारी करें, इस तरीके से भी सोच रहे होंगे लोग। लेकिन ये होता है कि समय आपका जैसे जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 महीने आपने पढ़ा मेंस में, जैसे ही जून आएगा तो फिर क्या होगा, फिर टेंशन हो जाएगा कि एग्ज़ाम देना है। और जैसे ही जून आएगा तो क्या कहेगा, काश कोई फिर धरना करता, आंदोलन करता और टल जाता। तो कितना टलेगा पेपर? तो जाहिर सी बात है कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए अभी से तैयारी उस तरीके से करना पड़ेगा। डे बाय डे आपके जो टास्क हैं उस तरीके से करना है। जैसे आप लोग देख सुने होंगे, मोहम्मद अली के नाम सुने, फाइटर जो है, वो क्या कहते हैं कि मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैं उन लोगों से नहीं डरता हूँ जो 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, मैं उनसे डरता हूँ जो एक ही पंच को 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये है कि आप जो टास्क है जो क्लास में कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इकॉनमी शायद क्लास चल रही है इकॉनमी की, हाँ अच्छा सेल्फ कर रहे हैं। तो इकॉनमी के जितने क्वेश्चन हैं टेस्ट जो आपने है, टेस्ट सॉल्व करते हैं कि नहीं कहीं पे? क्या यूपीएससी वाला टेस्ट सॉल्व करते हैं आप? अच्छा अच्छा, नहीं कोई भी टेस्ट जो है वो प्रॉपर हमें देना है। और खासकर जो पीसीएस वाले बच्चे हैं जो जुलाई में चले गए हैं, तो उनका देखिए जैसे इकोनॉमी का देखा जाए जो थर्ड पेपर है, और यूपी स्पेशल में भी देखिए लगभग कुछ चीज़ें कॉमन है। पॉलिटी का देखा जाए तो जो पॉलिटी आपका उसमें पेपर 2 में है, और वही कुछ कुछ पॉलिटी क्या है आपका, जैसे यूपी कुछ अलग तो है नहीं कि वहाँ पे कानून व्यवस्था कुछ अलग है। तो आपको हर सब्जेक्ट को कोरिलेट कर कर ही पढ़ना है। और जैसे आपका जैसे मैगजीन आता परफेक्ट 7, तो नहीं होता घर की मुर्गी दाल बराबर, तो उसको भी आपको साथ लेके पढ़ना है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड करके पढ़ना है, क्योंकि देखिए समय निकल जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोचिंग ख़त्म हो जाएगी तब तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ऐसा नहीं चलना है। आपको साथ ही लेकर चलना है। जैसे 1.5 साल 2 साल जब कोचिंग के दौरान ही आप करा सकते हैं। अभी जैसे हमने अभी देखा, सुनने में आ रहा था कि आप लोग के यहाँ लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, और लाइब्रेरी में आप लोग पढ़ते भी होंगे। लेकिन यह है कि हमने अभी गौरव सर से बात भी बोली है कि मार्च अप्रैल के बाद कोई एक अच्छा स्टूडेंट जो अच्छे से एकेडमिक एसोसिएट टाइप के हों, जो आप लोगों से टास्क बेसिस पे काम कराएं। नहीं होता, शुरू से ही होता है कि टीचर जब तक डंडा लेके खड़े नहीं होते हैं तो हम काम नहीं कर पाते हैं। अब सोचते हैं कभी पॉलिटी, कई बार क्लास में देखिए ऐसा होता है, हमने हिस्ट्री उठाया, हिस्ट्री क्लास हो रही है, हम सोचते हैं क्लास में क्या बाहर क्या सोचते हैं, चलो हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं पॉलिटी पढ़ लेते हैं, तो हम दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भाग रहे होते हैं। ऐसा नहीं, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ लेके चलना है। इसीलिए आप लोगों के पास हम एक सिलेक्टेड लड़कों को देखिए, जो टीचर तो बोलते, बहुत सारे टीचर बोलते होंगे कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, लेकिन हम सोचते हैं तो रोज़ बताते हैं, कौन से नई बात बता रहे हैं। तो इसीलिए एक डीएसपी को पकड़ के लेके आए हैं साथ में ही। कहीं घूम रहे थे मुखर्जी नगर में, तो हमने कहा चलिए। तो ये डीएसपी ये हमारे ढेर के स्टूडेंट हैं, और 18 जो जब से सिलेबस आप लोग को चेंज हुआ है पीसीएस का, तब से हैं, तभी इनका सिलेक्शन हुआ है। और इस समय क्या है कि छुट्टी पे आए हुए हैं, इनको आईएएस का एग्ज़ाम भी देना था जो 26 मई को। देखिए आपके कंपटीटर कौन है, डीएसपी हैं जो आप बता रहे हैं। तो है कि उसी फेज में ये भी हैं और तैयारी ये भी कर रहे हैं अपना रैंक सुधारने के लिए। और सबसे ख़ास बात है कि ये ट्रेनिंग लेके आए हैं, और सबसे ख़ास बात है सैलरी भी लेके आए हैं। इनसे मैंने पूछा कि ठीक है, तो इसीलिए मैं, जैसे होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अधिकारी बनने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, नहीं होता है। आप सुने होंगे ग्रेड पे ये थे, उसको समझ में आता नहीं है, लगता है पता नहीं कितना मिलेगा। ऐसा लगता है कि 93 से 34 हज़ार तो सब में लिखा हुआ है,
अरे ग्रेड पे वगैरह क्या है, तब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ऐसे से मिलता है। तो कुल मिला के ये है कि आपको सारी चीज़ें बताएंगे किस का तरीके से इन्होंने किया है। तो इसको ये मत सोचिए कि ये जो बता रहे हैं वही हुआ है, आपको ये सुनना है कि किस तरीके से, जैसे पेशेंस कैसे रखा जाता है कि जब आपको कई बार ऐसा होता है कि सिलेक्शन हम प्रोसेस में हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, तो कई बार होता है अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होता कि हम हो भी पाएंगे। अभी सोचिए कि आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे, कितने लोग जानते हो, कोई जानता हो मुझे नहीं जानता होगा, कुछ लोग जानते हो जो हमारे साथ क्रिकेट खेलने आए थे, है ना, कुछ लोग जानते हैं। तो करीबन करीबन जैसे अभी 41 लोग एसडीएम बने हैं इस बार यूपी पीसीएस 251 वैकेंसी में से, करीबन 20-22 लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मुझसे मिलने आए थे। उसमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू इस बार दिया और उनको खुद पता नहीं था कि हम सेलेक्ट भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। वो क्या कह रहे थे कि जैसे हमारे एक रविकांत चौबे हैं, एसडीएम बने हैं, इनका 26वीं रैंक आया है, तो हमसे मुलाकात हो कहा कि भैया एक भी कोई भी पोस्ट मिल जाता। और जैसे सिलेक्शन हो गया तो हमने उनसे पूछा कि अब कुछ देना है, तो कहे कि देखिए भैया आईएएस का तो अटेम्प्ट रहा नहीं, अब शादी करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला एक वर्ड क्या बोला कि शादी करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को नहीं पता रहता है कि सिलेक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो लोग भी आप ही जैसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है उसका रिजल्ट तो आना ही है। तो आपको ये है कि देखिए रिजल्ट यहाँ पे जितने लोग आए हैं, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, चाहे हर जगह बच्चे आए हो, सब कोई बनने आया है। कोई ऐसा स्टूडेंट थोड़ा कहेगा कि मैं बनने नहीं आया हूँ, लेकिन होता है कि हमारा बैकग्राउंड उस तरीके से रहा नहीं। जैसे देखे होगा आपने आईएएस में देखा होगा कि टॉप 100 में कौन होता है, आईआईटी लोग होते हैं। आपने देखा हो एमबीए किए हुए, लेकिन सब्जेक्ट किसका है, आर्ट वाले, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है, क्योंकि उनका होता है कि हमें कितना समय यूपीएससी में देना है। और खासकर जब गांव से लड़के आते हैं तो कहते हैं कि जैसे बहुत सारे कोचिंग में देखेंगे 18 महीना 2 साल का कोर्स होता है, तो बच्चा सोचता है 5 साल तक तो दिल्ली रहना है, नहीं होता है। और जैसे जैसे डे होता जाएगा प्रेशर घर से आएगा। अब जैसे खासकर लड़कियां बैठी हुई हैं तो शादी का प्रेशर आएगा। तो इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि आप टास्क बेसिस पे काम करिए, जो समय है जो आपके हिसाब से चल रहा है। देखिए कई बार घर में ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, तो अभी क्या है कि आपके सपोर्ट में सब कुछ चल रहा है, तो जो करना है अभी करना है, अभी मेहनत करनी है। जहाँ पे भी ना समझ पे आए तो टीचर, देखिए टीचर ये नहीं है कि जो ऐसे आपका नोट्स तैयार करा रहे हैं, एक आपने ऐसे तो क्या होगा, एक राइटर आप बन गई, जब मैं बोल रहा हूँ आप लिख रही हो। लेकिन एक होता है कि जो हमारे माइंड में क्वेश्चन है, चीज़ें होता है, जब पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे। और उससे क्या होता है, जिससे क्वेश्चन आता है टीचर भागता भी है, कहीं से मुलाकात ना हो जाए और लड़की कहेगा हाय, फिर क्या बस टीचर डरेगा कि अरे यार जब देखो तो। लेकिन जब सिलेक्शन आता है तो टीचर क्या कहता है कि मैं जानता था शुरू से ही होनहार रही या होनहार था। तो कहने का मतलब ये है कि जो टास्क बेसिस पे आप काम करोगे, जो टीचर बता रहे हैं। और दूसरा नंबर सबसे मेन बात है कि अगर इस संस्था में आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले संस्था पे भरोसा करना पड़ेगा। अब भरोसा कैसे होगा, जो काम दिया जा रहा है, जो मटेरियल दिया जा रहा है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मुखर्जी नगर से आ रहा हूँ, मैं वहाँ का सेंटर हेड हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट तुरंत अभी जैसे मैं अभी आ ही रहा था आपके पास, उसने कहा कि सर वहाँ पे दूसरे कोचिंग में मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे कुछ डिटेल में पढ़ाया जा रहा था और मैं शिकायत तो नहीं कह रहा हूँ, क्या सही पढ़ाया जा रहा है। तो हमने उससे यही बात बोली कि आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखो, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर मैं फैकल्टी से बात करूँगा। तो उसने कहा कि बात सही है। आप देखिए बहुत सारे संस्था में 3 महीना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाए जाते हैं, 3 से 4 महीने। अब सोचिए वर्ल्ड हिस्ट्री कितना क्वेश्चन आता है, एक तो होता है कि हम अननेसेसरी बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं। आपके दिमाग में है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है कोचिंग के साथ साथ लेके चलना है। जहाँ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि देखिए ये भी परिवार के तरीके से है, जितना समय आप अपने घर पे कमरे में रहते हो, बहुत सारे लोग तो आउटसाइडर होंगे, घर से दूसरी जगह से आए हैं, उतना ही समय आपको क्या है यहाँ देना है। वे टीचरों से मिलना, चीज़ों से करना क्या होता है अपने परिवार का जैसा है, जो है आप कोचिंग के दौरान ही कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कोचिंग खत्म होने के बाद जब आते हैं तो कई बार होता है कि हम पहचान पाएँ कि ना पहचान पाएँ, आपके जैसे कोई और बैठा होगा। तो इसीलिए क्या है कि जो कराया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे टेस्ट सॉल्व किया तो आपको देखा वहाँ पर पेपर के बाद एक्सप्लेनेटरी भी मिलता है, गलती क्यों हो रही है। जैसे आपने जैसे इन्होंने कहा कि इकोनॉमी में पढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है इकोनॉमी में क्वेश्चन गलत कर दें, तो कहाँ गलती हो रही है इसको सुधार करना है और पेपर उसी हिसाब से देना है। बाकी टला फला उससे कोई मतलब नहीं, हमें तैयार हमेशा रहना चाहिए। 17 मार्च को एग्ज़ाम है तो उससे पहले हमें तैयार होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए। 90 करीबन देखिए जितने लोग 17 मार्च को एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इसमें मैं नहीं जानता कितने लोग तैयार हैं, लेकिन इसमें कम से कम 70% ऐसे लोग हैं जिनका सब्जेक्ट तैयार नहीं है और देने के मूड में है।
कि पता नहीं योगी जी चाहें तो हमें कोई आज ही बुला लें, एसडीएम हो जाइए, ये हो जाइए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट नहीं है आप सेलेक्ट नहीं होगे। मान के चलिए कि अभी मान लीजिए 17 मार्च को पीटी पास भी हो गया, क्योंकि घटना चक्र को लोग बताते हैं, लेकिन बहुत लोग आरओ एग्जाम दे के आए होंगे। आरओ में देखिए, देखो उन्होंने उठाया, तो आरओ एग्जाम दी है तो इस बार आपको पैटर्न चेंज लगा कि नहीं, जो आप पढ़ के गई हैं उस तरह से तो नहीं आए। तो है कि आपको हर तरीके से तैयारी, देखिए समय मिला है, मान लीजिए आपके आरओ दोबारा एग्जाम होने वाला है, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से किताब, जो टेक्स्ट बुक आपकी है उसको पढ़िए, रेफरेंस ले सकते हैं आप घटना चक्र को। लेकिन आप सोचेंगे कि नहीं उसी को पढ़ के पीटी पास हो जाएंगे, तो आपके साथ नाइंसाफी, क्योंकि आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। अभी देखिए आरओ का पेपर जैसे कैंसिल हुआ तो बहुत लोगों ने कहा मेरे तो हो ही रहे थे, 140 होता, 150 होता, ऐसे लोग बोलते हुए दिख रहे होंगे कि बस अगर कॉपी चेक हुई होती तो मुझे तो मेरा मेंस लिखना था, लेकिन मैं चाहती हूँ आंदोलन के साथ रहूँ, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब आप देते हो तब आपको समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो यह है कि पूरी तैयारी के साथ देना है, टारगेटेड होना चाहिए कि किस एग्जाम को आपको देना है, किसको नहीं देना है, ठीक है। तो बाकी जिसके लिए आप आए हैं हमारे डीएसपी साहब, इनको सबसे पहले इनको ताली बजाइए इनके लिए और इनसे सुनिए सारी बात। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? इसमें इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनके सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गए हैं या होने वाले हैं? मतलब काफ़ी कम संख्या है, लेकिन एग्ज़ाम देने वाली संख्या बहुत ज़्यादा थी। लगभग सब लोग एग्ज़ाम देने वाले थे 17 मार्च को। तो मैं आप लोग से बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 17 मार्च को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसने एनालिसिस किया था? करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए थे पिछले साल? 35 के आसपास। और इकोनॉमी के कितने क्वेश्चन थे? 10 से 12 क्वेश्चन थे। दोनों को मिला दीजिए तो लगभग 40 से 42 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ही हो गए आपके। इकोनॉमी लगभग करंट अफेयर्स ही आता है मैक्सिमम। तो अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या हो गया, करंट अफेयर्स का रोल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग का जो पढ़ने का पैटर्न था वो पहले क्या था कि हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन पे ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जब से सिलेबस चेंज हुआ है अब करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या हम कह सकते हैं कि 50% रोल कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का हो गया है। ये आपके मेंस के लिए भी है। मेंस में आप क्वेश्चन वगैरह उठा के देखेंगे तो मैक्सिमम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट उनको छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम 50% जो है आपके क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं। तो करंट पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आरओ का हो चाहे अपर का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, वही हमको गाइड करता है। और एक सबसे बड़ी बात ध्येय की एक खासियत मैं बताता हूँ जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी। जब मैं पहली बार दिल्ली मुखर्जी नगर आया था कोचिंग करने, तो मैं 2-3 कोचिंग गया था पहले पता करने की कौन सा कोचिंग अच्छा है। तो मैं सबसे पहले दृष्टि ही गया था। तो दृष्टि में जब मैंने वहाँ पता किया तो पता चला यहाँ 2.5 साल लगेगा मेरा क्लास कंप्लीट होने में। तो इतना मेरे पास टाइम था नहीं। तो 1-2 कोचिंग और भी गया था, जीएस वर्ड वगैरह गया था, लेकिन वहाँ मुझे समझ में नहीं आया। ध्येय में आया मैं, ध्येय में तब अभिनव भैया उस समय सेंटर हेड नहीं थे, तो वहाँ पे मुझे बताया गया 12 से 13 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। तो पहली क्लास मैंने खान सर की थी, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एडमिशन ले लिया और वास्तव में हमारा लगभग 13 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट हो गया था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ध्येय एक ऐसी संस्थान है जो आपको एक लिमिटेड समय में सिलेबस कंप्लीट करा देती है। अदर कोचिंग आप उठा के देखेंगे, चाहे दृष्टि हो या संस्कृति, अभी नई नई कोचिंग आई है, ये लोग 2.5 से 3 साल लगाते हैं। तो इसमें स्टूडेंट का ही लॉस है। 2.5-3 ये ऐसा सिलेबस है कि 1 साल में आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। और ये देखिए पक्की की बात है, पते की बात है कि कोई भी कोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती है। कोचिंग सिर्फ आपको आइडिया देते हैं, ओवरव्यू देते हैं और आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। सिलेक्शन अपनी मेहनत से होता है। अगर 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है तो बाकी आप खुद से मेहनत करके और टीचर के गाइडेंस में आप अपने मेहनत करके सिलेक्शन पा सकते हैं, जैसे हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है, जैसे जो टीचर आपको बताते हैं उस हिसाब से अपना पढ़िए। और सबसे ज़रूरी बात कि हम लोग की गलती क्या होती है कि हम लोग आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। हमेशा 12 महीने पीटी पढ़ते रहते हैं, प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे, ये दिमाग में चलता रहता है।
लेकिन ये एग्ज़ाम सिर्फ प्री का एग्ज़ाम नहीं है, ये ध्यान से निकाल दीजिए। प्री सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। सिलेक्शन आपको कौन दिलाएगा, मेंस दिलाएगा। जैसे मेरे इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स थे, मेरे 45 मार्क्स थे, मेरा रूममेट का उसका 65 मार्क्स था, लेकिन सिलेक्शन मेरा हुआ, उसका नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या है कि मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे। अगर आपका मेंस पे कमांड अच्छा है तो प्री कोई नहीं रोक सकता, और सिलेक्शन भी। तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मेंस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। मेंस स्ट्रांग कैसे होगा कि आप अपने आप पे काम करिए, और कुछ भी बोला जाए आप उस पर कम से कम 200 वर्ड लिख पाएँ। जिस समय इस पोजीशन में आ जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक अलग प्रेशर होता है, उसमें हमको कि लिमिटेड टाइम में 3 घंटे में हमको 20 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और हो सकता है कि हमको सारे क्वेश्चन भी ना आ रहे हों, 15-16 क्वेश्चन आ रहे होंगे मुश्किल से। तो बाकी के 4 क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं ये कौन बताएगा, ये टीचर ही बताते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या होता है कि जो नहीं आता उसको भी अटेंड करना है। अगर मान लीजिए हम पूरी तरह छोड़ देते हैं तो उसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसे हम आइडिया उसमें लिखते हैं, जैसे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, तो हो सकता है 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाए। तो इस एग्ज़ाम में 1 नंबर और 2 नंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी भैया बता रहे थे कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो सबके माइंड में क्या होता है कि हे भगवान, बस कैसे भी कहीं भी लटका दो, बस अंदर कर दो, भले मेरी 500वीं रैंक ही क्यों ना हो। तो ये सबके माइंड में होता है, किसी को पता नहीं होता है कौन टॉप करेगा कौन नीचे से रहेगा। मेरे भी दिमाग में यही था, बस इस बार अंदर करा दो, अगली बार रैंक सुधार लूँगा। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जैसे मेरा ही रिजल्ट आया, तो मैंने तो खुद से रिजल्ट देखा भी नहीं था, मेरा दोस्त ही बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा, तो जैसे अपने आप पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है रिजल्ट आने के बाद भी कि मैं डिप्टी एसपी हो जाऊँगा या फिर एसडीएम हो जाऊँगा। तो ये आप ये जैसे कि ये आपका पीछे का मेहनत है, जितना साल आपने अपने आप पे काम किया है, मेहनत किया है। तो मैं जैसे आपको बार बार बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का इस एग्ज़ाम में रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अभी तो मुझे अटेम्प्ट देना ही नहीं, तो करंट अफेयर पढ़ के क्या करूँगा। 2-3 साल का करंट अफेयर्स ही एग्ज़ाम में आता है। जैसे सीए अभी लागू हुआ, लेकिन 2019 में सारा जो कुछ था 2019 में हो चुका था, लागू अब हुआ है। तो ये 3 साल का पूरा करंट अफेयर्स है आपका। तो ये करंट अफेयर्स में चीज़ें चलती रहती हैं, आपको हमेशा नज़र गड़ा के रखना है। इस एग्ज़ाम के लिए एक सबसे बड़ी बात क्या कही जाती है कि अपना आँख और कान खुला रखो हमेशा। दुनिया में क्या घटित हो रहा है वो आपको देखना है और वो करना है। तो करंट अफेयर्स को आप लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे बच्चे करंट पढ़ते नहीं हैं, क्लास नहीं आते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात है। करंट की प्रॉपर क्लास करिए, पढ़िए, और आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि करंट का रोल कितना ज़्यादा बढ़ गया है मेंस में भी। हर पेपर में देखिए पेपर, और इस समय जैसे कि आपका जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, संभावना है कि जैसे कि उसकी डेट तो आई नहीं है, जुलाई में दे दिया कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो पॉसिबिलिटी आप लोग मान के चलिए जुलाई लास्ट तक एग्ज़ाम होगा। तो इस समय सबके माइंड में चल रहा होगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो अभी हमारे पास लगभग 4 महीने टाइम है। तो इन 4 महीनों में हमको प्री के साथ साथ मेंस पे भी फोकस करना चाहिए। जैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं उसमें, मेंस के लिए जैसे हम लोग हिंदी तैयार कर सकते हैं। अभी हिंदी छोटा सिलेबस है और आसानी से तैयार हो जाएगा। हिंदी क्या है, बैक ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आप लोग हिंदी ग्रामर तैयार कर सकते हैं, उसमें लेटर राइटिंग वगैरह जो हो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हिंदी 150 मार्क्स का वो आपका तैयार हो सकता है। पेपर 4 आप लोग तैयार कर सकते हैं। एक पेपर हमको ऐसा दिया गया है जो छोटे सिलेबस में हमको अच्छा मार्क्स दिलाता है, पेपर 4 इथिक्स आप लोग तैयार करके अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी जो जीएस का आपका सिलेबस है 1, 2, 3 और 5, 6, ये तो आपका क्लास के साथ साथ चलता रहेगा। तो हम उसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि हिंदी तैयार कर सकते हैं और पेपर 4 तैयार कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसे क्या है, ऐसे कोई अलग से सिलेबस नहीं होता कि ऐसे को हमको अलग से तैयार करना है। अगर आपका जीएस पूरी तरीके से तैयार है, पेपर 1 to 6 पूरा तैयार है, तो ऐसे लिखने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आंसर राइटिंग उस पर किए रहते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे पे काम करना पड़ता है कि हमको उसको किस फ्रेम में लिखना है, फ्रेमिंग कैसे करनी है, क्या कोटेशन वगैरह डालना है, तो ये सब थोड़ा सा सीखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है कि ऐसे कि आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिए। आप लोग उसका सिलेबस उठा के देखिएगा तो उसमें गिना चुना टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप लोग 6 ऐसे तैयार कर लीजिए उसमें से पकड़ के,
और ये देखिएगा कि ऐसे में क्या होता है, यूपीपीसीएस रिपीट करती है। जैसे महिला सशक्तिकरण पे घूम फिर के हर साल एक ऐसे रहता ही रहता है। एक ऐसे क्या रहता है, ज्योग्राफी से एक ऐसे हमेशा रहता ही रहता है, एक साहित्य से रहता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे 6 ऐसे अगर आप लोग अपना अच्छे से तैयार कर लो तो 3 ऐसे आप अच्छे से उसमें एग्जाम में लिख पाओगे। तो ये कब करना चाहिए, जैसे कि अभी हमको टाइम मिला है, इसी में अपना उस टाइम को वैल्यूएशन करिए, उसको लिखिए। और सबसे बड़ी बात कि मेंस जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग लिखते नहीं हैं, पढ़ते हैं, सिर्फ बुक लेके पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। और जब आप डायरेक्ट एग्जाम में जाओगे तो आपका पेन ही नहीं उठेगा। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो क्वेश्चन देते होंगे, उसको लिखिए, टीचर से दिखाइए और फिर पूछिए मेरी कमियां कहाँ हैं, तब जाके सारी चीज़ें सही होंगी। सिर्फ पीटी पढ़ने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आंसर राइटिंग बराबर करिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में वैल्यूएशन हमेशा होता रहेगा। अगर आप अभी जस्ट शुरू करोगे तो आप थोड़ा बहुत खराब लिखा होगा, या हो सकता है कि आप जो पूछा गया वो नहीं लिख पाओगे। लेकिन जब धीरे धीरे आप लिखोगे तो टीचर आपको उसमें बताएंगे कि कैसे और इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे 3-4 पॉइंट मैंने बताया कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। ध्येय की मैगजीन आती परफेक्शन, उसको पढ़िए। जैसे सर ने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अच्छी मैगजीन है, उसको पढ़िए। उसमें 15 दिन का लगभग जितना करंट रहता है वो सब रहता है, तो उसको आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। नहीं, यूपीएससी के मैंने 3 अटेम्प्ट दिए हैं। हिंदी मीडियम में। पीसीएस में हिंदी मीडियम के सिलेक्शन ठीक ठाक हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, पीसीएस पे फोकस नहीं था स्टार्टिंग में, यूपीएससी भी फोकस था, और फिर मेरे पीसीएस के रिजल्ट हो रहे थे। जैसे मैं भी आप लोग की तरह बिना तैयारी के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो घटना चक्र पढ़ के मेरा प्री हो गया था। मेंस में मैं फंस गया क्योंकि तैयारी नहीं थी उस समय। लगभग आपका करंट अफेयर मिनिमम 2 से 3 साल का तैयार होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्री की बात नहीं है। प्री में तो मान लीजिए 1 साल का आपने करंट पढ़ लिया, हो जाएगा। मेंस में लगभग 3 साल का करंट अफेयर्स का रूल रहता है। पीटी में तो 1 साल का करंट बहुत है, 1 साल का बहुत है, 1 साल के अंदर ही आता है। लेकिन आप अगर रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो वो जैसे क्या होता है, आंसर राइटिंग में बहुत वैल्यूएशन होता है। आप करंट से कोई क्वेश्चन ऐड करेंगे तो उसमें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे कोई डाटा वगैरह हमेशा आता रहता है, आप करंट पढ़ रहे हो तो अपना नोट किया हुआ है, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अपना उसमें डाटा आप डाल सकते हो। तो करंट का ये रोल होता है मेन। हम करंट का हमारा रोल प्री के लिए नहीं है, प्री का तो 1 साल में काम हो जाएगा, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप अपने आंसर में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। साधारण सा क्वेश्चन लिखेंगे, साधारण सा नंबर मिलेगा। 10 नंबर का है तो 3-4 नंबर मिलेगा। आपको 7-8 नंबर कैसे लाना है, उसके लिए आपको वैल्यू ऐड करना है। तो करंट पे काम करना है उसमें, तब जाके कहीं हो पाएगा। और किसी को कुछ डाउट है? ऑप्शनल क्या है आपका? यूपीएससी के लिए ना, तो देखिए अप्रोच ये होना चाहिए कि इस समय पहले देखिए, ट्रेंड देखिए, मार्क्स किस में अच्छे मिल रहे हैं, और डिपेंड करता है मीडियम आपका कौन सा है। हिंदी है तो देखिए हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, ज्योग्राफी में भी ठीक ठाक मार्क्स मिल रहे हैं। और दूसरी बात कि आपकी समझ किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छी है। 2 चीज़ें हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि मार्क्स किस में अच्छे मिल रहे हैं और हमारी समझ किस पे ज़्यादा अच्छी है, फिर ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी ऑप्शनल रख लीजिए, पता चला उसमें मार्क्स ही ना मिल रहा हो। जैसे 2018 तक पीसीएस में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो हम लोग के टाइम पे ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे मिल रहे थे। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था। 2017 तक 2 ऑप्शनल था, 2018 में 1 ऑप्शनल हो गया था। तो 17 में मेरा ज्योग्राफी और सोशल वर्क ऑप्शनल था, जबकि मेरे सोशल वर्क में ज्योग्राफी से अच्छे मार्क्स थे। फिर भी मैंने सोशल वर्क नहीं रखा, ज्योग्राफी रखा, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्क्स अच्छे आ रहे थे और मुझे ये लग रहा था कि सोशल वर्क में क्या होगा कि छोटा सिलेबस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हो जाएंगे, फिर उसमें क्या होगा, एवरेज मार्किंग होगी और सिलेक्शन नहीं होगा।
तो ये मेरा अप्रोच वहाँ पे काम भी आया था। जिसने जिसने सोशल वर्क रखा था, बहुत कम लड़कों के सिलेक्शन हुए थे, ज्योग्राफी का सिलेक्शन ज़्यादा था। अब नंबर भी 2018 में ज़्यादा अच्छा मिला था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी सब्जेक्ट पे समझ किस में अच्छी है और नंबर किस में अच्छा मिल रहा है। तो ये आप पिछले सालों का रिजल्ट उठा के देख लेंगे तो पता चल जाएगा किस में अच्छा मार्क्स मिला हुआ है। और कोई डाउट? वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्लासेस चलती हैं, क्लास करिए। और जो मैप वेब क्वेश्चन आते हैं ना, वो मतलब कि ऐसे रैंडमली नहीं आते कि कहीं से उठा के पूछ लेता है। करंट में जो रहता है, ध्यान दीजिए, जब आप करंट पढ़ते हैं, करंट में कुछ भी रहता है ना तो उसी के इर्द गिर्द पूछता है। जैसे अभी यूक्रेन वार वगैरह हो रहा था तो उसके अब आपको क्या करना है कि इतना ध्यान रखना है कि उसमें नदी वदी क्या है, झरने कौन सा, उसके आसपास का कंट्री कौन सा है, ये सब फोकस बढ़ जाता है। जैसे आरओ में क्वेश्चन आया था कि आपने देखा वो फिलिस्तीन और उसका बॉर्डर दिखा था ना, क्यों आया था? क्योंकि गाजा वाला भी हुआ था। तो होता है कि करंट ओरिएंटेड ही आता है। और वैसे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी अगर पढ़ना भी चाहे तो मैथ्स बड़वाल की किताब आती है, तो उसका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन है, या तो 6th 7th 8th की हिंदी में आप जाओगे तो देश और उसके निवासी की एनसीईआरटी आती है। उसमें सारे वर्ल्ड के जितने लोग हैं आप एटलस लेके उसको साथ साथ सॉल्व करिए तो सारे आइडिया मिल जाएंगे। अब मैक्सिमम फोकस आपको रखना है कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसी से पूछेगा, ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि देखने में लगेगा कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है लेकिन वो रहता करंट है। इसीलिए कहा जाता है करंट अफेयर्स पे निगाह गड़ा के रखिए हमेशा, ठीक है। जैसे जो हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो वो हमारा क्या हो रहा है कि कॉपियाँ चेक होती है तो पता चलता है कि मुझे मार्क्स कम मिले हैं, किसी में 10 में 3 मिले हैं, 4 मिले हैं, तो उसको फिर से पढ़िए और फिर से लिखिए। जैसे मॉडल आंसर भी मिलता था, उसको पढ़ा जाता था कि इसमें मैंने गलतियाँ कहाँ कहाँ की हैं। फिर आप टीचर से मिलिए कि सर इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। वो कब होगा? जब आप पढ़ेंगे और लिखेंगे तब टीचर से मिलेंगे। और गलतियां देखिए, अगर टीचर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं तब भी अपने से आप उसमें पढ़ के उसको फिर से तैयार करिए और फिर से लिखिए और फिर उसको चेक कराइए। ये देखिए, आप जब बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो उससे वर्ड जो होता है आपको अच्छा मिलता है। न्यूज़पेपर वगैरह इसीलिए पढ़ना चाहिए। आप हिंदी का ही कोई न्यूज़पेपर पढ़िए तो उसमें आपको हमेशा नए नए शब्द मिलते रहेंगे। और बुक्स बुक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? बुक्स इसीलिए पढ़ते हैं कि देखिए, आंसर राइटिंग में बुक्स का लैंग्वेज पूरा डिक्टो नहीं लिखना चाहिए, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बुक्स का ही होना चाहिए, नहीं कि हम आम बोलचाल की भाषा लिख रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बुक्स का वर्ड हो, और वैसे भी हम लोग को पता होता है कि कौन सा वर्ड लिखना चाहिए, कौन सा नहीं लिखना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा आंसर राइटिंग में नहीं लिखनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट है किसी को? करंट के लिए देखिए, मेरे हिसाब से जो अप्रोच होना चाहिए वो डेली करंट अफेयर्स का होना चाहिए। मैं डेली करता था और वो उससे उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है करंट की डेली करने से। मैं देखिए सीरियसली बताऊँ तो मैं द हिंदू पढ़ता था, वो भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता था, मैं वीडियोस फॉलो करता था द हिंदू का। तो वहाँ से लेकिन न्यूज वाला जो मैं है सोल्यूशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, और गौरव सर को भी मैं बता देता हूँ। एक एक आता है पर न्यूज अपडेशन आता है, अपने ही कोचिंग वाले देते हैं, पर टेलीग्राम में शायद जुड़ा होगा। उसमें क्या होता है कि जितने न्यूज आए हुए हैं हिंदी में वो डाल दिए जाते हैं। हालांकि देखिए, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सत्ता सब पढ़ते हैं, इनसे भी पूछेंगे तो आप बताएंगे। लेकिन उसमें जितने आए हुए जैसे कि जनसत्ता आता है, वो सारा कटिंग आर्टिकल जो दिए हुए हैं वो हमारे एक आदमी बना के वो देता है, शायद ध्येय के साइड पे रहता है, साइड पे भी रहता वो है। देखिएगा। तब भी गौरव सर आप लोगों को एक ग्रुप तो इन लोगों को होगा ही, उसमें हमें बोल दूंगा कहाँ से ले सकते हैं, वो डाल दिया करेंगे। तो आपको न्यूज़पेपर पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में डेली जाता है ना, उसमें डे क्या, उसमें इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़े, हिंदी वाले हिंदी पढ़े। डेली प्रिपेयर के नाम से आता है, ध्येय का साइट पे जाइएगा, उसमें है, डेली आता है। वेबसाइट में आप जाओगे तो वेबसाइट पे देखिए डेली न्यूज एनालिसिस आता है। जो न्यूज आया है उसी से क्वेश्चन दिए रहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन लिखना है, क्या क्या टॉपिक है। बहुत कुछ ऐसे हैं जो आप लोग को दिया जा रहा है,
कि आप लोगों को सही से पता नहीं, और हम क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं आप लोग, तो करंट एक बात बताइए, जैसे आप यूपीएससी सर्च करेंगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो उनको रट्टू तोता विशेषज्ञ आदमी नहीं चाहिए। आज पे आपके आसपास में वातावरण में घटित हो रही घटनाएं, उससे कितना जिज्ञासा लेते हैं। आपको इंटरेस्ट हो सकता है करंट चीज़ों पर नहीं होगा, लेकिन आप सिस्टम का पार्ट बनेंगे तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए। इसीलिए करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ गया, खासकर जब से मोदी जी आए। आप देखो बहुत सारा इस तरह में देखा जाए तो क्या डिजिटल चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो इसीलिए क्या है, क्वेश्चन भी क्या है, करंट का डिमांड बढ़ता जा रहा है। और बाकी सब्जेक्ट वगैरह देखिए, आप देखिए पहले एंशिएंट वीडियो से भी क्वेश्चन बहुत आते थे, अब देखेंगे एंशिएंट थोड़ा सा कम होने लगा, मॉडर्न से धीरे कम की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मॉडर्न अभी भी पूछा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा आंदोलन भी कैसे है, इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यह है कि हर सब, मैंने क्या बोला कि हर सब्जेक्ट को आप देखोगे, ज्योग्राफी से ज़्यादा इकोलॉजी एनवायरनमेंट को महत्व दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आप जो समझ रहे हैं, जो एक स्टूडेंट समझ रहा है, वही ब्यूरोक्रेट समझ रहे हैं लोग, क्वेश्चन बनाने वाले लोग समझ रहे हैं। तो यही है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो देखो कि हम किस तरीके से तैयारी करें, आप एक दूसरे से कोरिलेट है। तो बच्चे जैसे आप लोग कहते हो कि एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे 2 साल बाद पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक साथ लेके नहीं चलो, हो सकता है 2 साल के बाद ये करंट अफेयर्स पास हो चुका रहेगा। जैसे टीचर अब पढ़ाता है तो टीचर क्या बताता है, कल क्या हुआ था और आज क्या है, आगे क्या कैसे तलाशोगे। अभी से प्रैक्टिस रहेगी तब ना, क्योंकि कोचिंग तब तो नहीं कर रहे होते, 2 साल बाद फिर कोचिंग कर रहे हो, तब आपको अपडेट करना है कि आगे आपने नहीं देखते मैगजीन पढ़ने क्या लिखा रहता है, आगे का रास्ता लिखा रहता है ना। तो वही क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोई का भी जैसे कोई टॉपिक आप एनसीईआरटी या कुछ आप पढ़ते हो, चाहे कोई भी क्लास का ही पढ़ रहे हो, एक फ्लो चार्ट जरूर बना दिया करो कि अगर इस पर हमें क्वेश्चन लिखना हो, टाइम बचाना भी, तो हमें क्या क्या लिखना है। और उसको जब लिखने लगोगे सब, जैसे आपने कहा कि शब्दों का चयन कैसे करें, किसने पूछा था, आपने बोला था। तो शब्दों का चयन कैसे होगा, शब्दों का चयन तभी हो पाएगा जब आप पढ़ेंगे लगातार, ये आपके बातों में भी आने लगेगा। जैसे क्या होगा, जब हमसे आप बात करेंगे तो वही वर्ड है जो किताब में वाली वर्ड है ना, अपने आप आ जाएगा। अब जैसे देखिए, जैसे आप सांप्रदायिकता भरते हैं, अभी आप जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, एक दो का हिंदू मुस्लिम नाम लेंगे लोग। एक आम आदमी क्या कहेगा, हिंदू मुस्लिम लिखेगा, लेकिन सांप्रदायिकता तो बहुत कुछ आ जाता है ना, बहुत सारे धर्म हो सकते हैं। तो ये वर्ड कहाँ से, आप किताबी चीज़ें लिखोगी, जैसे से पढ़ाओगे आपका शब्दावली भी क्या हुआ, वही पढ़ा हुआ चीज़ें आ जाएगा। तो यूपीएस जैसे जितने आयोग है, यूपीएससी या पीसीएस क्या कहता है कि क्वेश्चन तो आप लिखो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी लिखे, ये नहीं कि ऐसे आम आदमी लिखे। तो सहज होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कठिन हो जाए कि वो समझ ही ना पाए। अब मान लो शुद्ध हिंदी में एकदम लिख दे व्याकरण वाला, एग्जामिनर मान लो इंग्लिश मीडियम वाला हो, तो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। तो होता बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वर्डिंग जो है थोड़ा सा लगे कि पढ़ा लिखा इंसान लिखा है, ये है। एनसीईआरटी कितने कितने आप सब लोगों ने पढ़ी है कि नहीं? लगभग सब ने पढ़ी है। नहीं पढ़ी है आपने तो हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखने की कोशिश करिएगा, और जो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो एनसीईआरटी से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और उसका क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। कभी कभी आप देखिएगा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन देखिएगा उठा के उसका, ज्योग्राफी वगैरह का तो पूछता ही पूछता है। देखिए टेस्ट सीरीज वगैरह इसीलिए दिया जाता है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें, तो उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। नंबर पे मत जाइए आप। अभी जैसे मेरे साथ के 3-4 लड़के थे, हम लोग टेस्ट सीरीज देते थे, तो दूसरी कुछ संस्था में हम लोग टेस्ट दे रहे थे, तो वहाँ पे क्या था कि थर्ड पेपर में हम तीनों लोग के 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर ऐसे आए हुए थे। एक दूसरे पे इतना तो कॉन्फिडेंस था कि हम लोग इस लायक तो है नहीं कि 9-10 नंबर मिला हो। कापियाँ देखी गई तो मार्किंग ही ढंग से नहीं की गई थी, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टीचर पर तो ज़्यादा ब्लेम कर नहीं सकते हैं। फिर हम लोग उनसे बात की कि सर इसमें क्या कमियां हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं। मॉडल आंसर देखा गया तो कुछ क्वेश्चन तो वास्तव में हम लोगों ने गलत ही लिखा हुआ था। तो जो हमारी कमियां उस पर काम करिए, उस पर डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं निकलता है। हमको एटलीस्ट अपने आप को तैयार करना है। जो टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब बाधा नहीं है कि आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा है। ये आपको और अपने अंदर एक लगन और लानी चाहिए कि हमको इस पे और कितना काम करें कि हमारा और सही हो सके। तो उसमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज में जैसे मार्क्स कम आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी ले जाके घर पे फेंक देते हैं, फिर देखते हैं नहीं कि कहाँ गलती है, मॉडल आंसर नहीं पढ़ते हैं। तो ये कमियां हमारे अंदर ही हैं। इसको एक शब्दों में मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे आपने कहा टेस्ट
वैसे आप इसीलिए तो कोचिंग ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है। क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ टेस्ट अच्छा लिखते हैं तब भी हमको नंबर अच्छा नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जिस दिन हमने कह दिया कि आप फुलफिल हो गया तो कहेगा बच्चा हमारा तो तैयारी अच्छी है, इस बार तो सिलेक्शन तो पक्का है। तो ये होता है कि कभी भी आपका नंबर अगर खराब आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो इम्प्रूव करोगे, बेहतर करोगे। अब पता चला कि चलो पहले बार में हमें कहा वाह अब तो जरूरत ही नहीं है, तो आप कहेंगे चलो तुम 6 महीने पढ़ो, आप तो आराम करते हैं कहीं। ऐसे तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट सीरीज में मेरे फर्स्ट एंड फोर्थ पेपर में कभी भी 60+ मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन फाइनल एग्जाम में मेरा फर्स्ट पेपर में 124 मार्क्स था और फोर्थ पेपर में 114 था। तो टेस्ट सीरीज पे मत जाइए, कभी कभी जानबूझ के भी मार्क्स कम दिया जाता है कि आप इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो ऐसा नहीं कि आपके अंदर कमियां हैं, जो कमियां हैं उसको सुधार लीजिए बस, और उससे अच्छा मार्क्स आएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह में कोचिंग में जैसा सर ने बताया कि कभी कभी थोड़ा सा जानबूझ के भी मार्क्स कम दिया जाता है कि अपने आप को और आप इम्प्रूवमेंट करिए। ये नहीं कि बस अब हमारे तो 100+ आ गए हैं, तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो अच्छा कर ही रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी हमें ले डूबता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, इसलिए कोचिंग भी इस बात का ध्यान रखती है कि सबको एक समान नंबर मिले, एवरेज मार्किंग हो, जिससे कि आप अपना इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। जैसे कि आपका नंबर कम आएगा तभी आप टीचर के पास आएंगे, नंबर अच्छा रहेगा तो कोई जाएगा ही नहीं कि इसमें हमारी कमियां क्या हैं इसको बताइए। उसके बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, कापियाँ ले जाके घर पे फेंक देते हैं, पढ़ते हैं नहीं, देखते हैं नहीं कहाँ कहाँ कमियां हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। उसको देखिए कि मैंने कहाँ गलत लिखा हुआ है। मॉडल आंसर इसीलिए दिया जाता है। ये प्री में भी करना चाहिए और मेंस में भी करना चाहिए। हम लोग प्री का भी टेस्ट सीरीज दे के उसको फेंक देते हैं, मॉडल आंसर पढ़ते नहीं हैं। अगर जितना टेस्ट पेपर हम लोग देते हैं अगर उसको ढंग से पढ़ लें तो मैक्सिमम करंट अफेयर्स तो हम लोग का वहीं से हो जाता है। ये हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ आपका पढ़ने का तरीका और होगा, इनका और होगा, मेरा कुछ और है। तो मैं क्या करता था, मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलता था। जैसे जो मेरा सब्जेक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको, और जो मेरा सब्जेक्ट सबसे वीक है, उन दोनों को मैं साथ में लेके चलता था। क्योंकि जो मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है उसमें मुझे बहुत कम समय लगेगा पढ़ने में, और जो मेरा सबसे ख़राब सब्जेक्ट है उसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो दोनों में बैलेंस बन जाता था। और होता क्या, जैसे कि आप जब लगातार पढ़ते रहते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि अपना एक पर्सनल नोट्स बना लीजिए। जैसे कोचिंग में जो क्लास नोट्स बनाया जाता है उसके अलावा क्या होता है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या होता है, विस्तार से सब लोग पढ़ाते हैं डिटेल में। फिर उसमें हम लोग एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्या करते हैं, की पॉइंट पकड़ के। तो वो रिवीजन में बहुत अच्छा काम में आता है। बस हमको बाकी बैकग्राउंड में क्या हुआ है ये हमें पता है, बस हमें की पॉइंट देखना है कि ये इसमें चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में क्या की पॉइंट है, हम उसको एक जगह शॉर्ट नोट्स में नोट कर लिए। अब हमको आगे पीछे क्या हुआ है ये हमको पता है, हम इतने दिन से लगातार पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। बस मेन चीज़ें क्या है वो हमको पकड़ना है कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो वो जो शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो रिवीजन में बहुत काम आता है। इसीलिए मैं सबको बताता हूँ कि आपके पास प्री और मेंस का 2 शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए, अपना खुद का पर्सनल। ये नहीं किसी का आप फोटो कॉपी करा के रख लिए, अपना खुद से बनाइए। जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आप लिखेंगे, और लिखेंगे तो वो याद होगा आपको, फिर वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। और प्री का जो शॉर्ट नोट्स होता है वो एक सब्जेक्ट का आपका 20 से 25 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। वो फिर क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम देने के 1 घंटे पहले भी आप पढ़ सकते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन हो जाता था। तो रिवीजन करने का तरीका यही है कि पढ़िए और उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, वहाँ से क्विक रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो पूरा ग्रंथ लेके बैठेंगे तो रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स उसका बना लीजिए। और कोई डाउट? देखिए, कोचिंग का बुक्स क्या होता है, कई संस्था में कई टीम मिल के बनाती है, तो वो कई बुक्स का संग्रह ही एक प्रकार का होता है। तो एक बार क्या है कि कोचिंग का बुक ज़रूर पढ़िए, साथ ही साथ कि रेफरेंस के लिए एक बुक रखिए अपने पास, एक स्टैंडर्ड बुक, एक ही बुक रखिए, नहीं कि हम 2-3 बुक रख रहे हैं, सिर्फ एक बुक रखिए। और देखिए, ये एग्ज़ाम पेशेंस का एग्ज़ाम है, तो मैं ये बोलूँगा आप उसको पढ़िए, एक रेफरेंस बुक भी अच्छी बुक पढ़िए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और जो टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं उसमें हमारा कमांड क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो एक बार आप पढ़ लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा वो बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है, हम किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं
तो हो सकता है कि वो हमारे नोट्स में ना हो आंसर, या फिर वो कोचिंग के बुक्स में ना हो, तो रेफरेंस बुक में हमें मिल जाता है, इसलिए रेफरेंस बुक रखना ज़रूरी है। ठीक है। दोनों पे फोकस करिए, मेंस भी पढ़ते रहिए अपना, और जैसे आप प्री के प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे भी आप थोड़ा थोड़ा करके अपना पढ़ते रहिए, क्योंकि 4 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये बीतते समय नहीं लगेगा। अभी तो ये मार्च पूरा होली में ख़त्म हो जाएगा, फिर होली से घर वापस आएंगे आप लोग, बहुत लोग घर जाएंगे, वापस आने में 1 हफ्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा 4 महीना समय नहीं है। ये फील्ड ऐसा है कि इसमें टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप अपना जो डिसाइड किया आप उसी तरह पढ़ते रहिए, नहीं कि अब 4 महीना हो बाद एग्ज़ाम है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, अपना मस्ती में डूबे हुए हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होगा, फिर वो टाइम धीरे धीरे कम होता जाएगा, और फिर हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगा कि अब हमको प्री पढ़ना है। जो अगर टाइम मिला है 4 महीने जैसे गैप मिला है, तो उसको भुनाइए, उसको और अच्छे से पढ़िए। जैसे हम लोग जब 2018 का पेपर दे रहे थे तो हम लोग का प्री का एग्ज़ाम हम लोग का भी टला था। तो हम लोग ये नहीं कि पूरा छोड़ के अब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए कि अब तो 4-5 महीने बाद एग्ज़ाम है। हाँ, होता है 1 हफ्ते तक थोड़ा सा सब लोग मज़ा लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना पढ़ाई उसी तरह जारी रखे। फिर मेंस में भी हम लोग का एग्ज़ाम टला था, उसमें क्या हुआ था, पेपर वगैरह आउट हो गया था एग्ज़ाम के पहले ही। उस समय रीना सिंह थी एग्ज़ाम कंट्रोलर, तो वो अरेस्ट वगैरह भी हुई थी। तो उसके बाद हम लोग का मई में एग्ज़ाम होने वाला था, अक्टूबर चला गया था। तो ये जो 4-5 महीने का गैप मिला था, तो उसमें हम लोगों ने आंसर राइटिंग खूब किया था, और उसी का रिज़ल्ट है कि हम लोग का रिज़ल्ट हुआ। तो ये नहीं कि हमको पढ़ाई लिखाई छोड़ नहीं देना चाहिए, बिल्कुल से अपना पढ़ते रहिए। जो टाइम मिला इसमें अब आपको मौका मिला है कि जैसे जो एग्ज़ाम 17 मार्च को दे रहे थे, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि इसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, अपना पढ़ते भी रहिए और मेंस भी तैयार कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे कि अभी कोई हिंदी नहीं पढ़ा होगा मेंस के लिए, लेकिन हिंदी बहुत डिसाइडिंग है। हमारे संस्थान में एकेडमिक एसोसिएट है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन वो हर बार का उनका है कि इंटरव्यू देते हैं, लेकिन उनका हिंदी में नंबर कम आता है। तो इस बार भी खैर उनका नहीं हुआ, तो हम बोले एक बार हिंदी पे काम कर लीजिए। हमको किसी भी सब्जेक्ट को लाइट में नहीं लेना, जैसे कि हिंदी 150 नंबर का है, 100+ आएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका 50, 55, 60 नंबर ऐसे आ रहा था, तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये 50 नंबर का जो गैप हो जा रहा है, तो ये वैसे भी आपको बाहर कर देगा। तो हमको किसी भी सब्जेक्ट को लाइट में नहीं लेना है, हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट है, हमको सब पढ़ना है। ठीक है। तो हिंदी छोटा भी है, एक बार अपना नोट्स बना लीजिए, तैयार हो जाएगा। यूपीएससी में कौन कौन इस बार एग्जाम दे रहा है? सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है? अभी आपका नहीं हुआ है? तो नहीं हुआ है तो मैं तो यही हिदायत दूंगा कि एग्ज़ाम मत दीजिए, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता हमें एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। प्रिपरेशन करिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब सिलेबस ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक तो। अच्छा, फिर आप दे लीजिए एग्ज़ाम। लेकिन इससे पहले आप एग्ज़ाम दे चुकी हैं क्या? हाँ, देखिए यूपीएससी के लिए अभी हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो अभी हमको क्या करना है कि क्विक रिवीजन, जो भी हम अगर अपना 60 नोट्स है तो क्विक रिवीजन कर लीजिए जो भी है। और यूपीएससी में तो करंट का ज़्यादा रोल है, और लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार होना चाहिए अपना। तो जो सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, और अपना भी करंट वगैरह जो है उसको तैयार कर लीजिए, और टेस्ट पेपर खूब लगाइए। अभी पीटी का बस एक ही निकालने का तरीका है, टेस्ट पेपर जितना लगाएंगे उतना आपका निकलने का चांस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और उसको जो आप टेस्ट पेपर सॉल्व करिएगा उसका मॉडल आंसर जरूर पढ़िएगा, और जो हमारे अंदर गलतियां हैं, जो हम गलत कर रहे हैं, उसको सही करने की कोशिश करिए बस। और दूसरी बात, सीसेट सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। सीसेट का तो टेस्ट पेपर कम से कम 15-20 लगा के जाइएगा, क्योंकि पिछली बार का सीसेट ने क्या हाल किया सबको पता है। तो इस बार हाँ, सीसेट के लिए एक काम ये कर सकते हैं कि जो जितना यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, जितना सीसेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं,
वो आप लोग पढ़ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हम लोग करते हैं उसमें, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें। जितना भी यूपीएससी एग्ज़ाम कराती है, उस जब तक जितना पिछला एग्ज़ाम कराया है, नहीं जो मैं कह रहा हूँ यूपीएससी जितने एग्ज़ाम कराती है आईएएस के अलावा, जिसमें सीसेट का कुछ क्वेश्चन वगैरह आता है तो वो आप लेके सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आएंगे तो उसी टाइप के रहते हैं। हम लोग को 8-10 क्वेश्चन का बेनिफिट मिलता है वहाँ से, और इतना बेनिफिट मिल गया तो सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये हम लोग किए हैं और प्रॉफिट मिलता है, आप लोग एक बार करके देखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्या होता है, देखिए बेसिक बुक होता है। जैसे आपको सब्जेक्ट पे समझ नहीं है तो एक बार क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बेसिक से आपको हर चीज़ समझाता है। जैसे कि आप ज्योग्राफी का 6 क्लास का पढ़ेंगे तो प्लैनेट्स के बारे में कितना अच्छे से समझाया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है। तो बेसिक से बहुत, मतलब छोटे बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है, 6 क्लास में छोटे बच्चे ही होते हैं, तो उस तरीके से समझाया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए एक बार, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये 3 तो जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। 6 to 12 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको 6 में ही मिलेंगी, 9th में नहीं मिलेगा। और जिसका सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे जिसका ज्योग्राफी कभी बैकग्राउंड में रहा है ग्रेजुएशन वगैरह में, तो वो सिर्फ 11th-12th की ज्योग्राफी पढ़ सकता है। जिसका पॉलिटी रहा है वो 11th-12th की पढ़ सकता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और जो इस बैकग्राउंड से रहा ही नहीं तो उसके लिए उसके लिए तो कंपलसरी 6 to 12 पढ़ना है। और जो आईएएस अगर 1-2 साल बाद देने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई 25-26 का टारगेट कर रहा है, तो वो सबसे पहले एनसीईआरटी के जितने पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए। आप लोग नहीं लिख पा रहे तो देख के लिखिए। ऐसा ना हो कि जैसे नहीं होता कि पता चल ही नहीं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो देख के लिखिए। हाँ, वही तो देख के लिखो। ये देखिए सबके साथ होता है कि हम पेज पेन लेके बैठते हैं तो समझ में नहीं आता है कि कैसे लिखें। तो आप सब लोग ग्रेजुएशन करके यहाँ पे आए हैं, तो ग्रेजुएशन में तो लिखा ही होगा ना। तो नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे आप ग्रेजुएशन में लिखते थे वैसे ही शुरू करिए, लिखिए। पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिखिए आप आंसर। जब लिखेंगे, अब टीचर से मिलेंगे तब उसमें वैल्यू एड होगा कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है। सबसे आसान है कि जब देख के लिखो। भाई क्वेश्चन देखा, अब फिर लिखना शुरू कर दिए। लिखा तो पॉइंट तो रिकॉल हो गया ना क्या लिखना है, फिर अपने आप से लिखने की कोशिश करिए। फिर सेंटर पे दिखाई तो टीचर कहेगा ना कि इसको और अपडेट कर सकते हो, या आपने इंट्रो खराब किया है, ये सब बताएंगे। उसको फॉलो करके लिखा, देखो भरोसे विश्वास हो गया, तो पेन अपने आप चलने लगेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा 99% लोगों का यही इशू है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो लिखा तो है नहीं, और कई बार होता है कि इतना हम लोग पढ़े रहते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, कहते हैं अपना आंसर खुद ही खोज लो, अच्छा लगेगा तब ले लेना। नहीं होता, टीचरों को बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो लिखना है। नहीं लिख पा रहे तो कोई बात है, देख के लिखो। भाई देख के, भाई जिसके पास समय है, अब जो 4-2 महीने बाद एग्जाम में उनको नहीं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी लिखो, लेकिन जिनके पास समय है तो ये जरूर काम करें। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ, अपना आंसर राइटिंग लिखने का प्रैक्टिस जो है हम लोगों ने ऐसे ही किया कि पहले एनसीईआरटी पढ़ा, और बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे, लेकिन होता पीछे क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आप शुरुआत में देखो 6, 7, 8 वाले में केस स्टडीज है, उसमें की कहानी स्टोरी तरीके से दिखाया गया है। जैसे खासकर जो राजनीति को जो है ना, वो एसएसटी वाला सब्जेक्ट है, वो जो शुरुआत में केस के माध्यम से समझाया गया है। वो बीमार है, वो अच्छे डॉक्टर है, उसके माँ बाप उसको ज़्यादा रखते हैं, एक गरीब घर की लड़की है, कोई केस है, तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको उसी तरह से पढ़िए। फिर पीछे लिखिए, पीछे क्वेश्चन पढ़ लिया। जैसे क्या है, अब जैसे मैंने क्या उसमें लिखा होगा इक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या होता है, जैसा समानता समानता, जो अब उन्होंने वर्डिंग कहा कि सर हमारा वर्ड कैसे आएगा, वैसे ही पढ़ोगे तब आप लैंग्वेज आपको सही इंप्रूव हो जाएंगी। इस तरीके से देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, भूमिका है, फिर मिड बॉडी है, निष्कर्ष है, ठीक है। नंबर आपको तीनों पे मिलते हैं। भूमिका हमको ये नहीं कि हम पूरा 1 पेज भूमिका ही लिख रहे हैं, हमको कम शब्दों में भूमिका लिखनी होती है, लगभग 4 से 5 लाइनों में। तो जैसे कि कोई डाटा वगैरह उसका लिख के शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हम डायरेक्ट उसका डिफिनीसन लिख सकते हैं।
या फिर उससे रिलेटेड कोई डाटा है तो डाटा उठा के लिख सकते हैं, या किसी ने कुछ कहा है, ठीक है। नहीं जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा होगा उसके बाद वो दो पार्ट में होगा कि फिर पूछता होगा इसकी विशेषता भी बताइए, तो वो उतना लिख के आप फिर इसकी विशेषता है फिर ये लिख दीजिए, उसको निष्कर्ष लिख दीजिए। देखिए वो क्वेश्चन आप नेचर कैसा होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन होता है कि व्याख्या करिए, तो व्याख्या में हम पॉइंट में नहीं जाते हैं, वो फिर हम पैरा में जाते हैं, ठीक है। जैसे निगेटिव पॉजिटिव आपको लिखने के लिए आ गया तो हम पॉइंट में जाएंगे। जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में मैक्सिमम क्या होता है, पॉइंट में जाते हैं, तो उसमें अच्छे मार्क्स मिलता है। उसका रीज़न क्या होता है कि हिस्ट्री में पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और हमको कम शब्दों में लिखना होता है तो हम पॉइंट में जाते हैं। और फिर आप फ्लो चार्ट वगैरह भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि हमको लिमिटेड में लिखना है तो फ्लो चार्ट बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, तो वो आप लिखेंगे तभी वो तरीका पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या करना है हमको, ठीक है। तो जैसे अब वो हेडिंग तो लिखना ही पड़ता है, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे कोई क्वेश्चन है उसका भूमिका आप लिख लिया, फिर पूछा कि इसकी विशेषता बताते, आप लिख दीजिए कि इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। फिर वो विशेषता आप लिखते चले जाइए। तो क्वेश्चन का लिखने का तरीका यही है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि विशेषता है कि नहीं। जो उन्होंने बताया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसमें हेडिंग जो होता है वो क्या करता है कि लिंक करता है आपका क्वेश्चन में, भूमिका से और आपके क्वेश्चन में लिंक करेगा। जब आप बताएंगे विशेषता तभी तो पता चलेगा ना, वैसे पॉइंट लिखते चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा क्या लिखा गया क्या नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन में इंटरलिंकिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो पॉइंट में बेस्ड होता है, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे कि आपको विशेषता किसी क्वेश्चन की लिखनी है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे लिखना है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो पहले भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए भूमिका में, फिर भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका विशेषता निम्नलिखित हैं, उसके बाद पॉइंट में आप लिख के निष्कर्ष लिख दीजिए, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है वो इंटरलिंक करता है क्वेश्चन को, से भूमिका को आपको मिड बॉडी में लिंक करेगा। तो लिंक करने के लिए एक इंटरलिंकिंग वर्ड वगैरह होता है, तो वो लिखना जरूरी होता है। आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन एकदम साधारण सा लगेगा, या फिर वो लिंक नहीं रहेगा तो टीचर भी नहीं समझ पाएगा क्या लिखा गया है। तो लिंकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक करते हैं, तो वो वर्ड लिखना जरूरी होता है। उनके कोट से आप भूमिका में लिख के स्टार्ट कर सकते हैं जो उन्होंने कहा है, ठीक है। उनके कोट से शुरू कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपके इथिक्स में रहेंगे, ठीक है, या फिर आपको मिलेंगे ऐसे वगैरह में, तो उनके कोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। भूमिका में कोट लिख दीजिए, फिर शुरू करिए अपना लिखना। कोट भी हो सही पता हो, उन्होंने ही कहा था। कई बार कोई दूसरा वर्ड भी होता है, हमने कुछ और किसी और का लिख देते हैं, ये भी नहीं करना है। जो लिखा उन्होंने कहा है तो वही लिखना। हाँ तो पंचायत पे आती है, वो कैसे कोड है, अगर पंचायत में आती है तो उसे कोड से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको बिल्कुल बिल्कुल। बीपीएससी तो सबसे आसान एग्ज़ाम है। अब तो ऑप्शनल भी उसने ऑब्जेक्टिव कर दिया है, उससे आसान तो एग्ज़ाम ही हमको नहीं लगता कोई। सितंबर में एग्ज़ाम है ना बीपीएससी का, बहुत आसान एग्ज़ाम है। भोजपुरी में कहता हूँ जेकर केहू ना ओकर बीपीएससी। 2 पेपर है मेंस में, तो उससे तो आसान एग्ज़ाम ही नहीं कोई। ऐसे भी है, जीएस के 2 ही पेपर है ना। कहाँ बताइए 6 पेपर लिखने पड़ते, कहाँ 2 पेपर लिखना पड़ेगा, आसान नहीं है। तो बिहार की रहने वाली है। हाँ तब ठीक है, 75% रिजर्वेशन भी हो गया है। आउटसाइडर के लिए 25%। बजट और इकोनॉमिक से देखिए पीटी और मेंस दोनों में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, उसका जिस्ट पढ़ लेना है, उतना बहुत है आपके लिए, उतना ही बहुत है। बस आप उसका जिस्ट जान लीजिए, जैसे टीचर पढ़ा भी देते हैं या फिर उसका जिस्ट कोचिंग में भी मिल जाता है, तो जिस्ट पढ़ लीजिए बहुत है। ये नहीं कि आप पूरा इंडिया यूरो बुक जैसे पूरी बुक लोग पढ़ना बैठ जाते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप जिस्ट पढ़ लीजिए, उससे काम हो जाएगा आपका, ठीक है।
हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको लिमिटेड सोर्स पढ़ना है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स को ही बहुत ज़्यादा आपको उसी को बार बार पढ़ना है। जैसे अभी सर ने बताया कि एग्जाम्पल दिया था बॉक्सिंग वाला, मोहम्मद आमिर का, मोहम्मद अली का, तो उसी तरह आप लोग को भी मेहनत करना है। एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना है। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना नॉलेज होगा, उतना आपका सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगा। जैसे कि जैसे ज्योग्राफी है, तो किसी भी राइटर का आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी बदल नहीं जाएगा, ज्योग्राफी ज्योग्राफी ही रहेगा, हिस्ट्री हिस्ट्री ही रहेगी। तो आपको 10 बुक नहीं पढ़ना, सिर्फ एक बुक पढ़ना है। इसी तरह चाहे इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे इंडिया ईयर बुक हो, पूरा बुक्स लेके मत बैठिए। उतना पढ़ेंगे तो बहुत समय जाएगा। जिस्ट पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितना रिसोर्सेज पढ़ना है उसी पर ध्यान देना है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि आप एक ही जो रिसोर्सेज ले रही हैं उसको बार बार पढ़िए। जितने बार पढ़ेंगी उसी से हो जाएगा। ये नहीं आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है। पूरा हमने पढ़ लिया, लोग पूछे कि कहाँ लाल कपड़ा कहाँ मिला था, तो तुरंत बताएं कि हाँ यहाँ मिला था, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको जितना रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। जो बुकलेट आपको, जैसे मैंने क्या बोला, जो किसी ने पूछा था कि ध्येय का बुकलेट ले कि कहीं और कर ले, जो ध्येय का बुकलेट कहाँ से बनता है, वो किताबों से बनता है। तो किताब जो बता रहे हो जो मार्केट में है, जैसे लक्ष्मीकांत की किताब है, क्वालिटी की, सब लोग पढ़ते ही होंगे। तो आपके जो क्वालिटी किताब है उतना ही मोटा है, तो वो जाहिर सी बात है रेफरेंसेस क्या है, जो मार्केट से अच्छी अच्छी चीज़ें वो लिए गए हैं, बुक्स बनाए हैं। तो बाहर करने की जरूरत है। जब लोग बना के दे रहे हैं, इतना मेहनत करके दे रहे हैं, तो हमें और कहीं कहाँ जाना है, उसी को लेकर पढ़ते रहना है। जितना पढ़ेंगे उतना ही अपना कंटेंट तैयार होगा और सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। ये सर, अगर 30 सितंबर को एग्जाम है और सिलेबस मोस्टली कंप्लीट है, तो अभी क्या करना चाहिए? एग्ज़ाम दीजिए पढ़ के। बीपीएससी के लिए मैं बोलता हूँ, बीपीएससी का सबसे बड़ा टास्क है पीटी पास करना। ठीक है, मेंस आपके बाएं हाथ पे खेल है। वहाँ पीटी पास करना मुश्किल इसलिए है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। खासकर निगेटिव मार्किंग होता है, थोड़ा सा 90 हो जाने लगा नहीं तो वो 150 में 113 तक चला जाता है। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे दरोगा की जो तैयारी करते हैं ना, सबको रटे रहते हैं लूसेंट पढ़ के, और उनका ज़्यादा भले मेंस देने वो नहीं जाते, लेकिन पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। लेकिन ये है कि आपको सही तरीके से पीटी निकालना सबसे बड़ा चैलेंजेस है। पीटी आपने निकाल लिया तो मेंस निकालना आसान, क्योंकि सिलेबस ज़्यादा नहीं उनका। इस बार पहली बार उन्होंने चेंज किया था, मेंस में भी चेंज किया है, कुछ क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से दिया है। लेकिन तब भी आपका अगर फ्री हो जाता है 30 सितंबर को, तो मेंस आप निकाल सकते हो। आपके जितने टीचर लोग हैं, अभी जैसे सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अभी आप मेंस पे काम कर लीजिए, बहुत टाइम है आपके पास। और प्री के लिए तो लास्ट 3 मंथ बहुत हैं। अभी जैसे अप्रैल मई 2 महीने ऐसा निकालिए, मेंस के लिए निकालिए। जो अगर जो हमारे साथ टीचर जो फैकल्टी हैं, जो सब्जेक्ट वाले, जैसे जैसे ज्योग्राफी है, जैसे मैम अर्चना मैम पढ़ा रही है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे कुछ सेवा लीजिए, सर्विसेज लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन मार्केट से उतारिए, कौन कौन सा पूछे गए, करिए, आराम से हो जाएगा। अभी जैसे हमारे देखिए एकेडमिक एसोसिएट परिजन आज ही देखिए सेलेक्ट होकर निकले हैं, आज ही गए, हमारे एकेडमिक एसोसिएट थे वहाँ पे, तो आज ही उनकी कल ज्वाइनिंग है, जाना पड़ रहा है। बीपीएससी में हुआ उनका। बीपीएससी में अब तैयारी किसी चीज़ की कर रहे थे, यूपीएससी कर रहे थे, ऐसे ही दे दिए, बीपीएससी हो गया। अभी आप मेंस पे काम कर लीजिए, एसे पे काम कर लीजिए, क्योंकि एसे में तो वो कुछ भोजपुरी टाइप का भी कुछ पूछता है उसमें, कोट वगैरह ऐसे देके, लोकल लैंग्वेज रहता है वहाँ का ऐसे, तो वो सब तैयार कर लीजिए। पीछे पढ़ा ऐसे कुछ क्वेश्चन आया था ना, तो वो सबको समझिए कि कैसे लिखना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, कैसे लिखना है, ये सब देखिए उसमें। ठीक है, और ऑप्शनल तो हो ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव है वो तो जीएस पढ़ के हो जाएगा। तो अभी 2 महीना मेंस पे काम कर लीजिए, उसके बाद प्री पे जम के लग जाएगा, प्रीवियस ईयर ढंग से पढ़िएगा, हो जाएगा। ठीक है, और किसी कोई डाउट है? सर, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी एग्जाम को लेकर? अपनी स्ट्रेटजी अभी तक मैं बता रहा था। सर, क्या कहाँ से स्टार्ट किया? मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी 2017 से। 2017 से बैच मेरा 2018 है, सिलेक्शन 2020 में, रिजल्ट इसका 2020 में आया था। तो शुरू में भी आप लोग की तरह था, एकदम अंदर जुनून था कि एग्ज़ाम देना है, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, इसी बार तोड़ देना है चाहे जो हो जाए। तो वही ढाक के 3 पात मुहारा आता भी है, तो नहीं हुआ। प्री हुआ, मेंस फाइनल इंटरव्यू कॉल नहीं है। उसका रीज़न ये था कि सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं होगा, आपको चाहे कितना भी कुछ कहे। और रही बात एग्ज़ाम प्रेशर की, घर का प्रेशर का, वो सबके साथ होता है। जो सेलेक्ट हुए हैं या जो नहीं हो, सबके साथ
क्योंकि हम भी कभी आपकी जगह थे, तो प्रेशर सबके साथ होता है। तो एग्ज़ाम निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपना सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं करिए, ठीक है। और स्ट्रेटजी यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए और उसको सॉल्व के लिए लिखने की कोशिश करिए, और वही प्रीवियस ईयर आपका सिलेबस, यही दो आपको मार्गदर्शन देगा और सिलेक्शन भी कराएगा। जो मैंने किया है वही बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। और इतना आंदोलित नहीं होना चाहिए कि बस एग्ज़ाम दे ही देना है, नहीं होता। आप कुछ भी कर लीजिए, प्री हो जाएगा किसी तरीके से तो आपका मेंस नहीं होगा, मेंस में फंसेंगे, पक्का फंसेंगे, क्योंकि मेंस छोटा है नहीं ना। प्री तो मान लिया घटना चक्र पढ़ के मेरा भी हो गया था, आपका भी हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं होगा। मेरे टाइम पे तो जीएस में ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, आपके टाइम पे रिटेन है। 2018 में रिटेन, 2018 बैच में रिटेन हुआ है, सिलेबस जब चेंज हुआ है। उससे पहले ऑब्जेक्टिव जीएस हुआ करता था, तो थोड़ा आसान था, तो उसमें भी हम लोग टिक बुक मार के चले आते थे। लेकिन अभी तो पूरा रिटन एग्ज़ाम हो गया है, इसलिए कोशिश करिए आप लोग, लिखने की कोशिश ज़रूर करिए। जैसे हम लोग का एग्ज़ाम टला था तो हम लोग लिखे खूब थे, टेस्ट सीरीज हम लोग बहुत दिए थे, और उसी का रिजल्ट है कि हम लोग का रिजल्ट हुआ। जितना लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। पहली बार प्री पास होता है तब खुश होता है, लगता है सिलेक्शन पा गया वो, तो बार बार देखता कैसे हो गया मेरा, बार बार देखता रोल नंबर कि कैसे हो गया, विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि बार बार देखेगा। ऐसा नहीं करना है, बस हमें फाइनल सिलेक्शन पाना। प्री पास करके क्या फायदा, आप बताती रहोगे उससे कोई फायदा नहीं है। रिजल्ट लाना है, रिजल्ट आने के लिए हमें मेहनत करनी है। मैं मेंस का एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन पूरी क्लास को पता नहीं था कि मैं पीसीएस का मेंस दे रहा हूँ, किसी को मैंने नहीं बताया था। क्योंकि प्री निकालना बड़ी बात नहीं ना, जैसे सर ने बताया, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो जब फाइनल सिलेक्शन हो गया तब मैंने सबको बताया। कोच ध्येय आईएएस को खुद ही 1 साल बाद पता चला था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। अभी इस वाले बैच में 2023 वाले में डीएसपी मेरे वीडियो में देखेंगे, हरे कृष्णा आए थे मेरे पास, 16 मेंस दिए हुए थे वो, 16 मेंस, लेकिन अब जाकर डीएसपी में सिलेक्शन हुआ है। बताओ 16 मेंस देने के बाद तो यहाँ तो एक कोई प्री पास हो जाता तो 10 लोगों को बताता है भाई प्री पास है, हम बताया तुमको मेंस दिए हुए। लेकिन वो असल में वो कह रहे थे कि हमारे कंपनी के जितने दोस्त थे सब अच्छे से पैकेज में कमा रहे हैं, और मैं यहाँ पे घर पे कितने सालों से तैयारी कर रहा था, जब तब जाके अभी डीएसपी बनेंगे। तो ये एग्जाम ऐसा दिखा, लोग कहते हैं लक फैक्टर भी होता है। जैसे एक लड़का है विपिन दुबे, 2019 कोरोना काल से पहले अपने ध्येय में पढ़ते थे, उनका जैसे कभी भी ध्येय के जो जो हमारा मुखर्जी नगर का चैनल है, आप टेलीग्राम पे देखोगे, आज तक कभी क्लास में फर्स्ट नहीं आए। ऐसे नहीं होता कि क्लास में फर्स्ट आने वाले बहुत तेज होते हैं, या पीएमआई हम लोग कराते हैं, नाम सुने होंगे, कभी कभी सुनते भी होंगे, कहीं भी उसका टेस्ट में नाम नहीं आता था। अचानक 2020 में इलाहाबाद में गया था, 2021 में सॉरी, एक इलाहाबाद में गया सेमिनार में, जैसे हम लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे लगा, मैं कहा कि मेरे यहाँ भी मुखर्जी नगर में एक लड़का पढ़ता था इसी जैसे है। तो मुकेश सर जो मैथ रीजनिंग पहले पढ़ाते थे, कुछ लोग पढ़े भी होंगे उनसे, वो कहे कि तुम्हारे कोचिंग का तो है वो बच्चा है, मतलब इसी सेंटर का। हमने कहा वही है। अचानक मेरे सामने आएगा और अपने सब कैसे हैं, हमने मिले, हमने देखा तुम्हारा हो गया, तो कह रहा कि हाँ आईपीएस हुए हैं, आईपीएस हुआ है। उसके बाद अगली बार पिछले साल भी सिलेक्ट हुआ था, इस बार फिर इंटरव्यू दिया है। अब देखिएगा विपिन दुबे की लिस्ट में आप लोग नाम देखोगे। तो होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है कि जैसे हम बहुत अच्छा है, तेज हैं, तो हमारा सिलेक्शन होना है, कंटिन्यूटी है। अब अभी 2014-15 की बात, अपने काउंसलिंग करता था एक लड़का गौरव कृष्णा, वो करता था और मैं मेज दे रहा होता था, वो हमसे पूछता कैसे पढ़ें। अचानक 18 में आया वो इंटरव्यू, जब 2016 वाला जो रिजल्ट आया था, तो वो आके कह रहा है कि अपना लिस्ट में कि सर मेरा भी इंटरव्यू में नाम लिख लीजिएगा, इंटरव्यू करा रहे थे में। मैंने उसको देखा, मुझे लगा बिल्कुल झूठ बोल रहा होगा पक्का ये, क्योंकि मैंने उसको गाइड किया तो विश्वास नहीं होता इंटरव्यू कैसे दे रहा है, और वो दिन में घूमता रहता था ऐसे करके। उसके बाद उसने इंटरव्यू दिया, तभी मुझे लग रहा था हाँ मुझे पता है तो झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद 2000 जब रिजल्ट फाइनल आया तो नीचे जैसे मैं पहुंचा तो आपने कहा रहा कि सर एंटी मिल गया, तभी मुझे लग रहा कि हाँ तुम समझ रहे हो, तो झूठी तो बोल रहे हो। उसके बाद जाकर आपने फ़ोन किया था, आपको पता होगा कि नायब तहसीलदार में जो ट्रेनिंग होती है वो हरदोई में होती है, ठीक है, हरदोई में। तो वहाँ मैंने पूछा उन लोगों से, मिला वो, कह रहे हाँ मिला वो, तो यही पे है भाई, मेहनत किया वो। तो होता है कई बार हम कभी भी विश्वास नहीं कर सकते तो सामने वाला बन सकता है। ये मेहनत ऐसा है चीज़ है कि आपको, मैंने क्या बोला, तो रूटीन आपको फॉलो करना होगा और एग्जाम पे फोकस है। जैसे नेपोलियन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वर्ल्ड में पढ़ा होगा, तो लगातार युद्ध जीतते रहा था। तो लोगों ने पूछा कि युद्ध कैसे आप जीतते हो मैदान में,
तो कह रहा मैदान में थोड़ी दिमाग से जीते। दिमाग में जब पूरी प्लानिंग होगी कि हमको एग्जाम देने के लिए ऐसे से तैयारी करना है, क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, उसके लिए हमें कैसे तैयार करना होगा, तब ना एग्जाम निकलेगा। तो हम क्या सोचते हैं, बस एक घटना चक्र पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। क्यों पढ़ रहा है भाई? आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्यों पढ़ना पड़ेगा आपको? तो इसीलिए पहली बात है कि आपको तैयारी उस हिसाब से करना है। जैसे पीसीएस देना है तो पीसीएस के रिक्वायरमेंट हमसे क्या उम्मीद कर रहा है, कितने घंटे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब प्लानिंग में सिलेक्शन होता है। बिना प्लानिंग कैसे सिलेक्शन हो जाएगा? आप कहीं जाते हो, अपने घर ही जाते हो तो प्लानिंग करते हो ना, कपड़े वगैरह सब रखते हो, ट्रेन का सोचते हो, सब कुछ सर्च करके जाते हो। ये थोड़े हमने कहा घटना चक्र पढ़ लो, ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि आपने क्या प्लानिंग ही सही तरीके से नहीं की, तो रिजल्ट कैसे आएगा? नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें सर आप कितने घंटे पढ़ते हैं? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 से 8 घंटे इनफ होते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी होना चाहिए। और प्लानिंग बना के पढ़िए, जैसे सर ने कहा प्लानिंग बना के पढ़िए। होता क्या है कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ हमें पता नहीं चल रहा, हम पढ़ते जा रहे हैं बस। तो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट क्या है उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। और जैसे जिस सब्जेक्ट का हमारे एग्ज़ाम में रोल ज़्यादा है, हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे वर्ड हिस्ट्री वगैरह पे हमारा क्या है, एक आध क्वेश्चन आने हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से क्या है, मेंस में आते ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर से आता है, और हम आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करिए। तो देखिए सिलेबस उठा के देखिए, एक बैक ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए कि क्वेश्चन हमारा ज़्यादा कहाँ से आ रहा है। और ख़ास तौर से मेंस का देखिए कि सिलेक्शन मेंस दिलाएगा, और उस हिसाब से पढ़िए और खूब आंसर राइटिंग करिए, ठीक है। ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है आपको। एनसीईआरटी पढ़ी है आपने ज्योग्राफी की? 2 बार पढ़ चुके हैं। 11 अभी आपका सिलेबस ज्योग्राफी का हुआ है, क्लास हुआ है? ज्योग्राफी क्लास हो गया आपका? तो एक जैसे आप मैप वाले में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि नदियाँ वगैरह आप भूल जाते हैं, तो आप अपने कॉपी में अलग से मैप बना के नदी वगैरह नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, लिख नहीं पाते आप? अच्छा सर, तो आपको राइटर मिलते होंगे। तो देखिए आपके लिए फिर वही एक ही तरीका है कि जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा सही है। कोई बात नहीं। होता क्या है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम जो पढ़े हैं वो हमारे दिमाग से, हमको लगता है कि वो हमारे दिमाग से निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन देख के हिट हो जाता है क्वेश्चन। जैसे हम 3 बार 4 बार पढ़े, सबके साथ होता है, आप ही अकेले नहीं है, ये सबके साथ है कि हम जो पढ़ते हैं वो लगता है कि हम भूल गए हैं, फिर हमारा दिमाग कहता है कि इसको फिर से पढ़ना चाहिए। तो हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमको यही लगेगा कि हम भूल गए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तब हमारा दिमाग काम करना शुरू करता है, और ऑप्शन से क्वेश्चन हिट हो जाते हैं, प्री वाले हिट हो जाते हैं, और मेंस वाले तो आप जितना आंसर राइटिंग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आप जितना हो सके उतना रिवीजन करिए खुद से, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्री वाले मैथ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करिए, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। और कोई इशू? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप एक बार बोलने पे आप दोनों ही हमारे लिए आए, और इनसे मेनली मिलना ज़रूरी था, क्योंकि जैसे आपने बोला कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारी बातें शायद उतना ना सुनते हों, तो इसलिए मेनली हम लोगों ने आपको बुलाया। और ख़ास करके हमारे डीएसपी साहब हैं, और इनसे मिलाना ज़रूरी था, क्योंकि एग्ज़ाम टला तो बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे। इवन मुझसे भी काफ़ी लोग मिले, उन्होंने बोला कि कैसे प्रिपेयर करें, क्या करें। जैसे विशाल जी, विपिन जी, और भी काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो आके 1 to 1 मिले।
और रही बात आपकी संतोष जी, तो आपको सर ने बताया ही कैसे करना है, और इसके साथ साथ आनंद सर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी कराएंगे, जिससे कि आपको कोई भी इशू आपका रहे तो वो रिजॉल्व हो जाए। मैपिंग की क्लासेस प्रॉपर तरीके से होंगी, तो वो आपको कुछ इशू ना आए। और एक बार फिर से भैया बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और आप लोगों ने जिस तरीके से गाइड किया वो बहुत ही मायने रखता है। तो एक बार आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार खड़े होके प्लीज़ इनके लिए मैं एक बार अपनी पूरी टीम से बोलूँगा कि प्लीज़ एक बार सब लोग यहाँ पे आ जाएं, और हम लोग थोड़ा सा करना चाहते हैं। आप लोग प्लीज़ बैठे रहिए, एक बार सब लोग फिर से बैठ जाइए। अब बीच बीच में हम लोग ऐसे सेशंस करते रहेंगे, सो दैट कि आप लोग को मिलती रहें चीज़ें, और प्रॉपर गाइडेंस आप लोग का होता रहे। और भैया आप दोनों को हम थोड़ा सा हमारी तरफ से कुछ करना चाहते थे आपके लिए, अगर आपकी वो हो, परमिशन हो तो प्लीज़ एक छोटा सा वो। जी, थैंक यू। वैसे अपने ही हम लोग हैं, हम लोग उतना दिखाऊंगे। नहीं, आप अपने हैं, लेकिन तब भी ज़रूरी है। और ये है कि